बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 15 ग्रेविटेशन के फिफ्थ लेक्चर के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझेंगे। ये इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है और पेज नंबर 18, 19, 20 और 21 के ऊपर मौजूद है। बच्चों, सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के दरमियान फ़र्क पता होना चाहिए। उसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। फर्ज करें बेटा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मैस को अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहते हैं। तो बेटा आपको मालूम है, जैसे ही हम उसको मूव करवाएंगे हमें वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। फर्ज करें इस बॉल को हम यहाँ से यहाँ तक मूव करवा कर लेकर आए। इस पॉइंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। और जैसे ही इस पॉइंट पर हम उसे छोड़ेंगे, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है उसको हम फाइंड आउट करते हैं बेटा पी इज इक्वल टू एम जी एच, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास सिर्फ ये बताता है कि 1 kg मैस के पास किसी भी पॉइंट पर कितनी एनर्जी मौजूद है। मतलब इसको हम सिंपल वर्ड में अगर उर्दू में समझें तो बेटा ये बताता है कि 1 किलोग्राम चीज के पास कितनी ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी किसी जगह पर। तो बेटा कभी भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल नहीं कर सकते। तो बेटा इस स्लाइड में हमने ये समझा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों अलग चीजें हैं। अब बेटा जैसे अर्थ की सरफेस से ज्यादा दूर तक मूव करते हैं तो बेटा हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे हम बेटा दूर मूव करते रहते हैं हमारे पास ग्रेविटी डिक्रीज होती है। तो बेटा हम इस फार्मूले की मदद से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बेटा जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है जितना हम वर्क डन करेंगे। तो बेटा हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है, यहाँ से 0 पॉइंट से एन पॉइंट तक लेकर जाना है और जितना हमें यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करना पड़ेगा उतनी ही बेटा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो बेटा इस सारे सिनेरियो को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ surface is P is equal to mgh. This formula assumes that g is constant. However, as we move far from Earth, gravity decrease. So this formula become invalid at large distance. मतलब हमने बेटा पहले इस टॉपिक के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है, क्योंकि बेटा ये वाला जो फार्मूला है ये वैलिड होता है अर्थ की सरफेस के करीब करीब। जैसे ही हमने दूर जाना हो तो बेटा हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नया फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वर्क डन के इक्वल होगी। तो हम एज्यूम करते हैं कि बेटा हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है 0 से बेटा एन तक। तो बेटा ये जो टोटल पाथ है, इस पूरे पाथ को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे बेटा? क्योंकि बेटा वर्क डन का जो फार्मूला है एफ डी कॉस थीटा, उसमें फोर्स कांस्टेंट होनी है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी तो बेटा हम वर्क डन का वो वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो बेटा वर्क डन का फार्मूला यूज करने के लिए हम इस पूरे पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डेल्टा आर में डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द पॉइंट एट सम हाइट, वी डिवाइडेड द पाथ इनटू स्मॉल सेगमेंट डेल्टा आर। और वेरिएबल फोर्स टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन होगा बेटा वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन WN तक, हम इन तमाम वर्क डन्स को ऐड करेंगे। तो बेटा अब सबसे पहले हम W1 यानी वर्क डन 1 0 से 1 तक जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे उसका वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर बेटा फोर्स हम एवरेज लेंगे और जो डिस्टेंस था बेटा हमारे पास वो था बेटा डेल्टा आर, क्योंकि बेटा इन तमाम पॉइंट्स के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है उसको हम डेल्टा आर के इक्वल किया है और इक्वल डिस्टेंस है इन तमाम पॉइंट्स के दरमियान में। तो बेटा जब हम डॉट प्रोडक्ट को खत्म करेंगे तो बेटा आएगा एफ डी कॉस थीटा, यानी एफ डेल्टा और कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा जो है बेटा 180 के इक्वल है, क्योंकि बेटा हम अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं। तो बेटा एंगल आएगा 180 डिग्री और कॉस 180 जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो वर्क डन 1 आ गया बेटा हमारे पास -F.डेल्टा आर। और बेटा ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको 2 का और इसको 3 का। वर्क डन निकालने के बाद यहाँ पर बेटा हमारे पास एवरेज फोर्स आ रही थी, जो कि सबसे पहले हम फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है Gmm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में समझा था।
अगर एवरेज फोर्स निकालनी है दो पॉइंट्स के दरमियान में बेटा, तो बेटा हम लिखेंगे एफ एवरेज इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर एवरेज का स्क्वायर। अगर आप जरा गौर करें तो बेटा हमारे पास ये जो पॉइंट्स का R1 R2 R3 का डिस्टेंस है, ये अर्थ की सरफेस से नहीं है, बल्कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के सेंटर से अप्लाई होती है। तो डिस्टेंस भी हम हमेशा अर्थ के सेंटर से कंसीडर करेंगे। तो बेटा R1 का जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सेंटर से लेकर बेटा इस वन पॉइंट तक डिस्टेंस है, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो बेटा वो अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस ऑफ अर्थ तक है। तो मतलब हमने वर्कडन 1 फाइंड आउट करना है, मतलब 0 से 1 तक। तो बेटा हमने R1 और RE दोनों की एवरेज लेनी है, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो R एवरेज है ना ही वो बेटा रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है और ना ही वो डिस्टेंस R1 के इक्वल है, बल्कि इन दोनों डिस्टेंस की हम एवरेज लेंगे। और एवरेज लेने का तरीका होता है बेटा RE, मतलब इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस पे प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। इन सिंपल वर्ड्स बेटा आर एवरेज जो है बेटा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का सेंटर पॉइंट को हम आर एवरेज का नाम दे रहे हैं यहाँ पर। और बेटा डेल्टा आर जो है जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए ज्यादा वाले डिस्टेंस यानी R1 में से अगर मैं RE को माइनस कर दूं तो बेटा मेरे पास आ जाएगा डेल्टा आर। डेल्टा आर इज इक्वल टू R1 माइनस RE। यहाँ से बेटा R1 की अगर वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगी RE प्लस डेल्टा आर। RE उधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था, इस तरफ आकर हमारे पास प्लस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो बेटा हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई। और अगर R1 की ये वाली वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर 7 की ये वैल्यू यहाँ R1 की जगह पर मैं पुट कर दूं तो बेटा आर एवरेज का फार्मूला बनेगा RE प्लस RE प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2RE प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर बेटा अगर मैं 2 को 2 से कैंसिल कर दूं तो बेटा R की वैल्यू आएगी मेरे पास RE प्लस डेल्टा आर। लेकिन बेटा मुझे इस फार्मूले के अंदर आर स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो बेटा मैं इस आर का स्क्वेयर लूंगा। तो बेटा जब हम स्क्वेयर लेंगे तो वैल्यू बनेगी RE प्लस डेल्टा आर होल का स्क्वेयर। और यहाँ पर बेटा फार्मूला लगेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB। तो बेटा ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2AB। यहाँ पर ए जो है RE है, बी जो है बेटा वो डेल्टा आर है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बेटा डेल्टा आर एक स्मॉल वैल्यू है, और जब हम डेल्टा आर एक स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो बेटा वैल्यू और ज़्यादा स्मॉल हो जाती है। आप कैलकुलेटर पे भी ये चेक कर सकते हैं। अगर हम 0.1 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू का जो आंसर आएगा वो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो जिसकी वजह से बेटा हम डेल्टा वाली वैल्यूज़ का जब भी जहाँ पर भी स्क्वायर आता है हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो वैल्यू पहले से और ज़्यादा स्मॉल हो जाती है। बहुत से बच्चों के इस पॉइंट में कन्फ्यूजन होती है कि सर जब भी हम स्केयर लेते हैं वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन वो वाली वैल्यू बढ़ती है जो 1 या 1 से ज़्यादा हो। फर्ज करें 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आएगा, लेकिन जब वैल्यू 1 से छोटी हो, पॉइंट्स में वैल्यू हो, तो उसका स्केयर हमेशा स्मॉल आता है, जिसकी वजह से हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू बनेगी RE का स्क्वायर प्लस 2RE मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। यहाँ पर बेटा डेल्टा आर की जब वैल्यू पुट करेंगे, मतलब डेल्टा आर की वैल्यू कहाँ पर थी बेटा, डेल्टा आर था R1 माइनस RE। जब यहाँ पर बेटा पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास बचेगी बेटा रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय R1, क्योंकि रिमेनिंग वैल्यूज आपस में कटिंग हो जाएगी। और बेटा यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू जो हमने निकाली है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आकर इस जगह पर पुट कर देंगे। तो बेटा फोर्स का फार्मूला बनेगा हमारे पास GMM डिवाइडेड बाय RE मल्टीप्लाई बाय R1। वर्कडन के लिए बेटा हमें दो चीजें चाहिए थी, ये फोर्स चाहिए थी और दूसरी बेटा हमें डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए थी। और डेल्टा आर की वैल्यू निकालने के लिए बेटा अगर हम डायग्राम में देखें तो डेल्टा आर इक्वल है बेटा R1 माइनस RE। तो बेटा यहाँ से R1 की वैल्यू जो हमने पहले भी निकाली थी, फोर्स और आर की वैल्यू बेटा उस फार्मूले में पुट करेंगे वर्कडन के फार्मूले में यहाँ पर। तो बेटा हमारे पास वैल्यूज बनेंगी वर्कडन इज इक्वल टू माइनस GMM डिवाइडेड बाय RE मल्टीप्लाई बाय R1 डॉट डेल्टा आर। डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो RE जो है बेटा RE से कैंसिल हो जाएगा और वर्कडन का फार्मूला बनेगा माइनस GMM मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय RE माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1। अब बेटा ये वर्कडन आया जब हम 0 से 1 तक गए, लेकिन बेटा अगर हमने इसी तरह वर्कडन 2 फाइंड आउट करना है तो बेटा ये सारा मैथमेटिकल दोबारा हमें ना करना पड़े, इसीलिए हम बेटा सिमिलरली लिख कर कहेंगे 0 से 1 तक ये डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड था। तो बेटा RE से R1 तक गए थे,
तो बेटा वर्क डन 2 के लिए हम जाएंगे R1 से R2 तक, और वर्क डन 3 के लिए हम जाएंगे 2 से 3, और 4 के लिए बेटा हमारे पास इक्वेशन आएगी 3 से 4। अब ये सारे वर्क डन को जब हम ऐड करेंगे तो बेटा माइनस जी एम एम इसमें कॉमन है, तो बेटा वो बाहर आ जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे बेटा वर्क डन 1 में आ रहा था 1 डिवाइडेड बाय आर ई माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1, तो बेटा वो आ गया 1 डिवाइडेड बाय आर ई माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस यहाँ पर बेटा क्या था 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2, तो बेटा ये एज इट इज लिख दिया। और बेटा जो लास्ट वैल्यू आएगी उसका आएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय R। और बेटा जब हम इसको गौर से देखेंगे तो बेटा एक नेगेटिव की वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव की वैल्यू आ रही है, तो सारी वैल्यूज ये आपस में कट जाएंगी, सिर्फ पहली और आखिरी वैल्यू बचेगी, और पहली और आखिरी वैल्यू को हम इस तरह लिख देंगे। ये जो वर्क डन आया है बेटा ये हमारे पास जब हम 0 पॉइंट से इस पॉइंट से एन पॉइंट तक का हमने ये टोटल वर्क डन फाइंड आउट किया है। हमने कहा था जितना हम वर्क डन करते हैं उतनी ही बेटा ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो हम कहेंगे ये वर्क डन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। और फर्ज कर लें बेटे कि हम यहाँ पर एन की जगह पर इन्फिनिटी तक अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जाना चाहते हैं, तो बेटा हमें आर एन की जगह पर इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, तो बेटा 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो बेटा ये आ गई हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और इसी को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का भी नाम देते हैं। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी रेफर टू द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स रेफरेंस पॉइंट यूजुअली इन्फिनिटी। जैसे जैसे बेटा डिस्टेंस बढ़ता रहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करती रहती है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद ये आ गई थी बेटा हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब हमने स्टार्ट में कहा था पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को निकालेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो था वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के इक्वल था। मतलब इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u डिवाइडेड बाय m। तो बेटा जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस, मतलब u का ये वाला फार्मूला पुट करेंगे तो ये वाला m जो है बेटा इस m से कैंसिल हो जाएगा, और बेटा हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर। और ये g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये सारी वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट हैं, तो बेटा हम वैल्यूज जब वो पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा माइनस 6.24 10⁻⁷ जूल पर केजी। मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर 1 केजी मास के पास इतना बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मौजूद होगा। अब ये वैल्यू जो है नेगेटिव में क्यों है? बेटा ये वैल्यू हमें ये बताती है कि इस मास को 1 केजी मास को सरफेस ऑफ अर्थ से ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी 62.4 मिलियन जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 केजी मास को अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।